हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव से स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लास्ट में एक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जो है न्यूज़ है, एक तरीके से कह सकते हैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो आप लोगों के लिए है और वो अनाउंसमेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और आज के इस वीडियो में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आइंस्टीन का, ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें देखिए कुछ बस केवल आपको दो बातें याद रखनी है और आप पूरा डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई प्रकाश, ठीक है, जैसे मान लीजिए पराबैंगनी प्रकाश या धातु की सतह पर कोई भी प्रकाश जब हम आपतित करते हैं तो धातु की सतह से क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों से संबंधित दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और पहली चीज़ ये गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस साल जेईई मेंस का एग्जाम देंगे, क्योंकि उनके प्रैक्टिस के लिए अनअकैडमी लेकर आए ऑल इंडिया अनअकैडमी टेस्ट सीरीज जेईई मेंस 2021, जिसमें आपको 10 टेस्ट होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जिस लेवल का क्वेश्चन आपके आईटी जेईई पूछा जाएगा सेम लेवल ये टेस्ट सीरीज में रहेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये वीक में 2 बार होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। और वीक में आपका वेडनेसडे एंड संडे को होगा सुबह 9 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इस टेस्ट सीरीज से इनरोल कर सकते हैं। और आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल बैच लेकर आए जिसका नाम है एक्सपर्ट 2.0 बैच। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 3 फरवरी से। और इस बैच की खासियत है कि इसमें आपको मनोज चौहान सर, पीयूष सर, शरद सर, ब्रिजेश सर एंड नीरज कुमार सर पढ़ा रहे हैं, जिनके पास 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है। और ये इंडिया के टॉप कोचिंग्स एलन बंसल के एचओडी रह चुके हैं। और आप यहां पर देख सकते हो कि एयर 5 एंड 16, 90, 25 रैंक भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, जब आपको ऐसी फैकल्टी मिलेगी तो आपको इस साल जेईई मेंस एडवांस में क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें इनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप इनरोलमेंट में आप किसी भी मंथ का आप कोर्स ले रहे हो, अगर यहाँ पर आप प्रोमो कोड में शुभम@12 यूज करते हो, आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को है कि सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है और उसको कहते क्या, ठीक है, उसको कहते हैं कार्यफलन। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कार्यफलन की। दूसरी चीज है देहली आवृत्ति, ठीक है। ये दोनों चीजें अगर आपको, इस दोनों चीजों के बारे में आपको पता है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो इस समीकरण में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे ऐसे उंगलियों पर कर सकते हैं, देहली आवृत्ति। तो चलिए एक बार इसको जो है एक नज़र में देख लिया जाए क्या चीज़ है ये। ठीक है, देहली आवृत्ति और कार्यफलन। तो देहली आवृत्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देहली आवृत्ति किसी कहते हैं जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होती है या पराबैंगनी प्रकाश आपतित होती है तो धातु की सतह से क्या होने लगते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। पहली चीज तो ये समझ में आई कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या। ठीक है, दूसरी बात, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए या मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम, ठीक है, प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। या वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु के सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। और कार्यफलन की अगर हम बात करें, देहली आवृत्ति को हम डिनोट किससे करते हैं, μ0 से, और कार्यफलन को हम लिखते हैं W से। ठीक है, कार्यफलन को किससे लिखते हैं, W से। ये क्या है, किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। ठीक है भाई, जो प्रकाश हमारी आती है ये बताया गया है कि प्रकाश हमारी क्वांटा के रूप में चलती है, यानी फोटान के रूप में चलती है। और फोटानों की कुल ऊर्जा कितनी होती है, फोटान की अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें, फोटान के कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा इसकी कितनी होती है स्टूडेंट, hν होती। कितनी होती है, hν। ठीक है, जहाँ पे न्यू क्या है, ये प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति है,
या जो भी आप प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है, वो है। और एच जो है वो आपका है प्लांक कांस्टेंट। क्या है? प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक। ठीक है, प्लांक नियतांक। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ये होती है कुल ऊर्जा। तो हमें कुल ऊर्जा से मतलब नहीं है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, वो कम से कम ऊर्जा जो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है, और इसे W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बातचीत क्लियर हो गई। ये दोनों चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। एच न्यू क्या चीज़ है ये भी हमने जो क्लियर कर दिया कि एच न्यू जो है, जो आपतित प्रकाश है या जो धातु की सतह पर हम प्रकाश डाल रहे हैं या प्रकाश इंसिडेंट हो रही है, उसकी कुल ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं डेरिवेशन की तरफ। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी? हाँ भाई, वो कोई दुख दर्द परेशानी जो भी हो आप बता सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड और किसी चीज़ से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है, प्रकाश वैद्युत क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, पता सबको होगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या चीज़ है? जब किसी धातु की सतह पर कोई अधिकतम आवृत्ति या उच्च आवृत्ति की प्रकाश डाली जाती है, जैसे पराबैंगनी किरण है, तो पराबैंगनी किरणों की जो है आवृत्ति वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है? पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यानी उच्च आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है, तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस क्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, जिसे हिंदी में इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हिंदी तो हमने लिख ही दिया है। ठीक है, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी चीज है, इन इलेक्ट्रॉनों के चलने से जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रकाश धारा कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक है, प्रकाश धारा, प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत धारा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। माना, हाँ एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई धातु है, ये हमने ले लिया, धातु की सतह है, इस पर हम इस तरीके से कोई लाइट जो है इंसिडेंट करा रहे हैं, यानी ये पराबैंगनी किरणें जो है धातु की सतह पर पड़ती हैं, पराबैंगनी। ठीक है, ये पराबैंगनी किरणें धातु की सतह पर पड़ती हैं। तो जब ये पराबैंगनी धातु की सतह पर पड़ती हैं, तो ये जो भी फोटान है, फोटान की कुल ऊर्जा, ठीक है, हर एक फोटान अपनी कुल ऊर्जा इसके अंदर उपस्थित किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। क्या करता है? धातु की सतह पर पड़ने वाले सभी फोटो इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कुल ऊर्जा धातु की सतह पर उपस्थित या धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वो स्थानांतरित कर देते हैं। और ये ऊर्जा जो फोटॉन इसको स्थानांतरित करता है, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में और उसको एक्सीलरेट करने में खर्च हो जाती है। ठीक है, कितनी एनर्जी खर्च होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में? तो कार्यफलन के बराबर एनर्जी जो है खर्च होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और जो एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन को त्वरित यानी कि एक्सीलरेट कर देती है, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाते हैं और उनकी कुछ न कुछ वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से निकलते हैं वो फोटॉन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग, ठीक है, फोटॉन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग अंदर से बाहर आने और
अंदर उपस्थित धन आयनों से टकराने में खर्च कर देते हैं। ठीक है भाई, अब जो इसके अंदर होगा वो यहाँ से चलेगा, आसपास बहुत सारे धन आयन होंगे, इनसे टकराएगा, उनसे टकराएगा, इन सब से बचते हुए ये सतह पर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से निकलेगा। तो ऐसे जो अंदर से आ रहे हैं वो अपनी एनर्जी क्या करता है, एनर्जी का अधिकांश भाग सतह पर पहुँचने में खर्च कर देता है, जिसके फलस्वरूप जब ये सतह से बाहर निकलते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा नहीं होती है। किससे ज़्यादा नहीं होती? जो सतह से निकलते हैं। जो सतह से निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है और जो अंदर से निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई दुख दर्द, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं। चलिए, माना किसी धातु की सतह पर, ठीक है, माना किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति, ठीक है, जिसकी आवृत्ति कितनी है? न्यू। ठीक है, माना कि पूरा साफ कर देते हैं, फिर शुरू से लिखते हैं अच्छे से। माना धातु के सतह पर, यार आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, माना धातु के सतह पर आपतित प्रकाश की न्यूनतम आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है। ठीक है, न्यू आवृत्ति का कोई प्रकाश जो है किसी धातु के सतह पर डाला जाता है। ठीक है, और इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई? जब ये न्यू आवृत्ति है तो इसकी कुल ऊर्जा, ये कोई फोटान है, इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल ऊर्जा की अगर हम बात करें, कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? एच न्यू। कितनी हो जाएगी? एच न्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। जब न्यू आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मान लेते हैं कितनी है? ई के है। कितनी है? ई के है। अधिकतम गतिज ऊर्जा हमने मान लिया कितना है? ई के। ठीक है, अब धातु की ये आपतित प्रकाश जो है, ठीक है, या आपतित फोटान की कुल ऊर्जा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में और उसको एक्सीलरेट करने में खर्च हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक सेकंड, पानी पी लेता हूं। हाँ चलिए, पानी पी लिया। आगे देखिए, तो ये इसकी क्या हो गई? गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा ई के, और ये ऊर्जा क्या होती है? और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में आवश्यक ऊर्जा W है। ठीक है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में आवश्यक ऊर्जा W है। यही ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। क्या कहलाती है? यही ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा और आवश्यक कार्यफलन, इन दोनों का योग कुल ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि ई के प्लस W इजकल टू कितना हो जाएगा? एच न्यू। ई के इजकल टू एच न्यू। ठीक है, तो W को हम क्या करें? भेज दें दूसरी साइड। ई के को रखो इसी साइड, तो ई के इजकल टू कितना हो जाएगा? एच न्यू माइनस W, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ई के इजकल टू क्या हो गया? एच न्यू माइनस W, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समीकरण नंबर 1 को समझने में कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए आगे देखते हैं। यदि आवश्यक ऊर्जा, यानी यह है क्या चीज़? W क्या चीज़ है भाई? आपका कार्यफलन। कहाँ गया? ये है ना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा
W, ठीक है। W का मान, ठीक है, कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा जिसे हम कहते हैं क्या, कार्यफलन का मान कुल ऊर्जा के बराबर नहीं हो सकता। कुल ऊर्जा H न्यू के बराबर नहीं हो सकता, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। बराबर क्यों नहीं हो सकता? अगर W का मान H न्यू के बराबर हो जाएगा तो यह रिजल्टेंट 0 हो जाएगा और E की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह तक तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे लेकिन कोई बाहर निकलेगा नहीं। जब उनको बाहर निकलने के लिए उनके पास कोई गतिज ऊर्जा यानी कोई मूवमेंट बचेगा नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं बचेगी, तो कहाँ से वो बाहर आएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर? हाँ, तो कितनी हो सकती है? देहली आवृत्ति की परिभाषा के अनुसार धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक आवृत्ति कितनी होती है? न्यू 0। कितनी होती है? न्यू 0। अतः ऊर्जा कितनी हो जाएगी या कार्यफलन? अतः कार्यफलन W इक्वल टू कितना हो जाएगा? H न्यू 0, ठीक है, H न्यू 0। तो W का यह मान उठा के आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो है मिले क्या E के इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू 0। H कॉमन है, कॉमन ले लो बिना पूछे, तो न्यू माइनस न्यू 0 E के। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग V मैक्स हो, ठीक है, यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा या अधिकतम वेलोसिटी, अधिकतम वेग V मैक्स हो, तो यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम अधिकतम गति V मैक्स हो, तो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E के इक्वल टू हाफ mb मैक्स स्क्वायर। वेलोसिटी मैक्सिमम तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो, तो हाफ mb मैक्स स्क्वायर इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू 0, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? समीकरण। यही आइंस्टीन का क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी समीकरण, ठीक है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का यही समीकरण। कितना इजी है, कुछ भी तो नहीं है, बस दो बातें याद रखनी, एक तो कार्यफलन, दूसरा देहली आवृत्ति, ठीक है। दोनों चीज़ें आवश्यक, यानी जो प्रकाश या जो भी फोटान धातु की सतह पर गिरते हैं उनकी कुल ऊर्जा H न्यू होती है। कुल ऊर्जा कितनी होती है? H न्यू होती है। यही ऊर्जा दो रूपों में होती है, गतिज ऊर्जा और कार्यफलन, दो भागों में बढ़ती है, ठीक है। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए जल्दी से। हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या खास बात है? बोर ने अपने परमाणु मॉडल में, ठीक है, बोर ने अपने परमाणु मॉडल में या अपने परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों, ठीक है, विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया था या एक सूत्र दिया था, जो किसी प्रकार से है। बोर ने
अपने परमाणु मॉडल के आधार पर, परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए, विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को ज्ञात करने के लिए या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया था। ठीक है, वो है क्या? En इक्वल टू माइनस RH बाई एन स्क्वायर, RH बाई एन स्क्वायर, जहाँ पे n ऊर्जा स्तर है। ठीक है, n क्या है? ये आपकी ऊर्जा स्तर, यानी कौन सी ऊर्जा स्तर? nवीं ऊर्जा स्तर का ये आपका ऊर्जा स्तर है। R क्या है आपका? रिडबर्ग नियतांक। क्या है? रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग नियतांक। R क्या है? रिडबर्ग नियतांक। दूसरा C क्या है? C आपकी है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट या प्लैंक नियतांक। ठीक है, H क्या है? प्लैंक नियतांक। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, N क्या है? कौन सी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है? N लिखा था यानी nवें ऊर्जा स्तर की। माना हाइड्रोजन परमाणु की दो ऊर्जा स्तर N1 व N2 हैं, जिनकी ऊर्जाएं क्रमशः E1 व E2 हैं। तो मान लेते हैं, माना हाइड्रोजन परमाणु की दो ऊर्जा स्तर N1 व N2 हैं, N1 व N2 हैं, जिनकी ऊर्जाएं E1 व E2 हैं। ठीक है, दो ऊर्जा स्तर क्या है? N1 व N2 है और इनकी ऊर्जाएं E1 और E2 हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 इक्वल टू माइनस RH बाई N1 स्क्वायर। E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस RH बाई N1 स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी ऊर्जाओं में अंतर कितना आया है? इनकी ऊर्जाओं का अगर हम अंतर निकालें तो ऊर्जाओं में अंतर यानी कि E2 माइनस E1। ठीक है, E2 माइनस E1, ऊर्जाओं में अंतर कितना आ जाएगा भाई? E2 माइनस E1। वैल्यू रखिए, E2 की वैल्यू कितनी है? माइनस RH बाई N1 स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू कितनी है? माइनस RH। ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस आया क्या? RH बाई N1 स्क्वायर। ठीक है, N1 यानी प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। तो E2 माइनस E1 कितना मिला? RH बाई N1 स्क्वायर, RH बाई N1 स्क्वायर, माइनस ये माइनस में है तो इसको बाद में कर लेते हैं, RH बाई N2 स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? कोई समस्या नहीं है? आगे देखिए, E2 माइनस E1 इक्वल टू RH कॉमन है, कॉमन ले लो, अंदर बचा क्या? 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। यहाँ तक अच्छे समझ में आया? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बोर्ड साफ करेंगे उधर। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना।
आगे देखिए अब, यदि ऊर्जा स्तर E2 से E1 पर संक्रमण की आवृत्ति न्यू हो तो E2 माइनस E1 बराबर H न्यू, ठीक है, यानी इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, H न्यू, E2 माइनस E1 की। E2 माइनस E1 है कितना, RHC, ठीक है। तो E2 माइनस E1 यानी कि H न्यू इजकल टू कितना मिल जाएगा हमको, RHC अपान इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। H से H कैंसिल हो गया, बाकी सबको ले आओ इधर। तो न्यू अपान RC इक्वल टू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। एक चीज और देखिए, क्या चीज, न्यू इक्वल टू होता क्या है, न्यू इक्वल टू क्या होता है, C अपान लेमडा। न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा, ठीक है, ये होता है। न्यू की वैल्यू रख लीजिए, तो न्यू की जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा हमको, C बाई लेमडा, ठीक है। और नीचे है आपका RC इक्वल टू, इधर क्या है, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। C से C कैंसिल हो गया, 1/λ को रखो इस साइड, ठीक है, R को भेज दो दूसरी साइड, ठीक है। यहाँ नीचे R नीचे है यानी भाग में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, यानी R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। और ये है क्या, ये आप डाल लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये समीकरण क्या है, इसी समीकरण के द्वारा हाइड्रोजन के विभिन्न एक्सपेक्ट्रम में यानी विभिन्न भाग में प्राप्त होने वाली एक्सपेक्ट्रमों के तरंग दैर्ध्य की हम गणना कर सकते हैं या तरंग दैर्ध्य हम निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन के एक्सपेक्ट्रम में अगर देखा जाए तो कितने हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, बामर, लाइमन श्रेणी, दूसरा बामर श्रेणी, पाश्चन, ब्रैकेट, फुन, ठीक है। 5 श्रेणियां हैं आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त होने वाली सभी श्रेणियों के हम तरंग दैर्ध्य इस फार्मूले से निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक एक श्रेणी को देख लिया जाए, लाइमन, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुन, ठीक है, सबको देख लिया जाए। चलिए लाइमन श्रेणी की अगर हम बात करें तो लाइमन श्रेणी को जो है सबसे पहले लाइमन ने सन 1916 में जो है प्राप्त किया था। इसमें क्या था कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से, ठीक है, किसी ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर, किसी भी ऊर्जा स्तर से, पहला लाइमन श्रेणी, ठीक है। इसमें क्या था, लाइमन श्रेणी में हाइड्रोजन परमाणु के, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के या किसी भी परमाणु के किसी भी ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, ठीक है। जब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें किसी भी ऊर्जा स्तर से कूद के पहले में आता है, ठीक है, पहले में संक्रमण करता है, तब उत्सर्जित एक्सपेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं, ठीक है। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से
एक बार मैं लिख ले रहा हूँ, यही सारी चीज़ें आपको बार बार लिखनी है सभी श्रेणियों में, इसलिए एक बार मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। कहाँ प्राप्त होती हैं? पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसकी तरंग दैर्ध्य हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले इसमें क्या लिखा है? पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है, यानी पहला कहाँ है? N1। N1 की जगह हम रखेंगे 1, बाकी इसकी जगह रखेंगे n। अब n की वैल्यू आपकी 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो इनकी तरंग दैर्ध्य हम निम्न फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे ये लाइन आपकी रह गई। तो इनकी तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। निम्न ज्ञात की सकती है। इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं, एक ही बार लिखे हैं और इसी में सारी चीज़ें हम आपको समझा देंगे। ठीक है, जब आपको हम बामन क्रिया समझाएंगे तो लाइमन मिटा के यहाँ लिख देंगे बामन, बाकी सारी चीज़ें यही है, यहाँ बदल जाएगा, पहले की जगह दूसरे लिख देंगे। ठीक है, बाकी ये किसी ऊर्जा स्तर तो वैसे ही रहेगा, और पराबैंगनी की जगह जो है दृश्य भाग में मिल जाएंगी। तो 3 चीज़ें बदलनी है, वो हम बदलते रहेंगे और आप लोग जो है लिखते रहिएगा। ठीक है, 1/λ = R क्या था? N1 यानी पहला 1 माइनस 1/n², जहाँ पे n = 2, 3, 4, 5 अप टू सो 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक नहीं हो सकता क्योंकि एक ही में संक्रमण हो रहा। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, हाँ, अगर आप इसके पहले रेखा के लिए पहली तरंग दैर्ध्य निकालना चाहते हैं तो n = 2 रख के सॉल्व कर लीजिए, जितनी आएगी, और रेड बार कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो n बराबर जब आप 2 रखेंगे तो तरंग दैर्ध्य निकल के आएगी, उसको सॉल्व कर लीजिए, और n बराबर आप एक बार इनफाइनाइट रख के देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य आपको मिल जाएगी। जो सबसे छोटी आएगी वो सबसे छोटी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी आएगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पराबैंगनी भाग में कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है? तो आप सिंपल सा लिखेंगे लाइमन श्रेणी। चलिए, जैसा कि हमने कहा, अब हम बार बार मिटा के इसी में फिट करने वाले हैं। दूसरी श्रेणी देखिए, बामर श्रेणी। दूसरी देखिए, बामर श्रेणी। इसमें क्या है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। अब पहले की जगह क्या हो जाएगा? दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं किस भाग में प्राप्त होती हैं? ये सारी की सारी हमें दृश्य भाग में। कहाँ मिलती हैं? दृश्य भाग में। ठीक है, दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं, और इनका तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। अब 1 की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और n की जगह यही n की वैल्यू आपकी 3 से 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई? इसकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो n की जगह एक बार आप 3 रख लीजिए,
और लेमडा का मान निकालिए। रेडबर्ग एंड कांस्टेंट की वैल्यू आप बुक से देख लीजिए, पेपर में आपको दिया रहेगा रेडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको दे देगी। और एक बार आप n बराबर इनफाइनाइट रख लीजिए, उस पर जो है लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। कितनी आएगी? दोनों, जो छोटी होगी वो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, जो बड़ी होगी वो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, ठीक। आगे देखिए तीसरी श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। तो अब आप लोग कर लेंगे या बतानी पड़ेगी? कर लेंगे ना? हाँ, मैं भूल गया, स्टार्टिंग में आप लोगों से मैंने कहा था एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो आपके पेपर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो अनाउंसमेंट अब मैं आप लोगों के सामने जो है अनाउंस करने जा रहा हूँ। क्या अनाउंसमेंट है? अब आप लोग मुझे ये कंफर्म कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अब आपकी ये 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ तो कंप्लीट होने वाली है। तो हमारे मन में एक विचार आया है कि हम आपकी एक न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करते हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेके हमारी चैप्टर नंबर 14 तक चले, और ये कुछ इस तरीके से चले कि हर एक चैप्टर के हम 4-5 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आपको जो है डेली करवाते रहें हर एक चैप्टर का। और जैसे ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाए, जैसे पहले यूनिट की अगर हम बात करें स्थिर वैद्युत की, तो उसमें आपका पहली चैप्टर स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता दोनों चैप्टर हैं। तो ये दोनों चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, यानी एक यूनिट आपका कंप्लीट, तुरंत आप इस यूनिट के डाउट पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास क्या होगा? डाउट का रहेगा, न्यूमेरिकल के डाउट्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की सीरीज इस तरीके से चलेगी, जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होता जाएगा, यूनिट कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपके डाउट्स की क्लास रहेगी। आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही, कहाँ पे डाउट हो रही है, एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, जैसे आप लोग मैथ में करते आ रहे हैं, ठीक है। कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर देते हैं, बाद में सुधीर सर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल की सीरीज भी हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। हर एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम आपको बताते चल रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में रहेगा, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ पर समस्या होती है, जो क्वेश्चन आपसे फंस जाता है, आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। और नाम तो हम न्यूमेरिकल सीरीज के नाम से ही चलाने की सोच रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों के मन में कोई नाम वाम हो तो आप लोग नाम सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे सुधीर सर का भोकाल सीरीज चल रहा है, तो आप लोगों को इस तरीके से कोई भी मन में आए, हाँ, या दबंग वबंग, ये ऐसे ऐसे नाम जो है मत रखिएगा। उन सबसे अच्छा हमको न्यूमेरिकल सीरीज ही लगता है, ठीक है। अब बाकी और कोई अच्छा नाम सजेस्ट करेंगे तो हम सोचेंगे वही नाम रखने के लिए, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के मन में आइडिया आए, जो भी विचार आए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और न्यूमेरिकल की सीरीज आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी इसके एक पार्ट और है, आपका क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया, अभी 19 और 20, ठीक है। दोनों को 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, तो वो 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आपकी सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप लोगों के जवाब भी हमें मिल जाएंगे, यानी सीरीज स्टार्ट करना है कि नहीं। हाँ, एक काम और आप लोग करते जाइएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला नहीं और वीडियो भी ख़त्म हो गया। तो लाइक और शेयर ये दोनों आप अपनी मर्ज़ी से तो करते रहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।